हेलो गाइस, दिस इज द शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके पहले हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में अलग अलग अध्ययन किया था और उसकी इनके जो रिलेशनशिप है यानी कि जो संबंध है उसके भी बारे में अध्ययन कर चुकी थी। और फिर जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका अर्थ और अवधारणा के भी बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र यानी कि स्कोप। तो स्कोप का मतलब होता है सीखने को प्रभावित करने वाली क्रियाएं और दशाएं। तो जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं उद्देश्य पर विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में यानी कि एजुकेशनल सिचुएशंस में शिक्षार्थी यानी कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, और सीखने की प्रक्रिया जिसके द्वारा सिखाया जा रहा है, तो शिक्षार्थी और सीखने की प्रक्रिया तथा सीखने के परिणाम, उपलब्धि या उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग या अचीवमेंट ऑफ लर्निंग का मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का स्पष्टीकरण चार्ल्स ई स्किनर ने इस प्रकार किया है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो ह्यूमन के बिहेवियर का शिक्षा की परिस्थितियों में, शिक्षा यानी कि एजुकेशनल सिचुएशंस में स्टडी करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तियों के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस द्वारा होता है। फिर इसके पश्चात दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं डगलस व हॉलैंड के अनुसार। इसमें यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये जो डगलस व हॉलैंड हैं इनकी परिभाषा ये है और क्रो एंड क्रो की परिभाषा इधर है। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था गाइस, तो थोड़ा इसके लिए सॉरी। और आप अब देखिए इसको, जैसे कि डगलस व हॉलैंड के अकॉर्डिंग है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध शिक्षक की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति यानी उसका नेचर, मानसिक जीवन और व्यवहार है, मेंटल लाइफ और उसका बिहेवियर है। और क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। अब हम गाइस जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है यानी कि जो स्कोप है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है शैक्षिक परिस्थिति संबंधी अध्ययन, यानी जो बालक सीखता है, जिस परिस्थिति में रहकर सीख रहा है, तो वहाँ ये भी ध्यान रखना है कि उस परिस्थिति में या उस वातावरण में कोलाहल हो रहा है या शोर शराबा हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको पहले दूर करेंगे क्योंकि उसमें नहीं तो बच्चे का ध्यान भटक जाता है। जैसे कि और ये भी देख लेते हैं कि कक्षा की जो लंबाई है, चौड़ाई है वो कितनी है और एक क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है, और जो टीचर समझा रहा है वो जो ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा है वो उनसे कितना दूर है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जब एक बच्चा सीखता है तो उस सीखने के साथ साथ उसके साथ जो परिस्थितियाँ रहती हैं, जो एटमॉस्फेयर रहता है, उसका भी ध्यान देना आवश्यक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यदि उचित वातावरण नहीं होता है तो शैक्षिक प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। यानी कि अगर कोलाहल चारों तरफ है, शोर शराबा है, तो बच्चा न ध्यान से टीचर की बात सुन पाएगा। मनोविज्ञान में वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है, यानी हम जिस वातावरण में बच्चों को सिखा रहे हैं उसका भी अध्ययन कर लेते हैं कि वो वातावरण शांत है कि नहीं, क्योंकि व्यवहार को जन्म देने वाले तत्व वातावरण में निहित होते हैं। बालक के सफल शिक्षा के लिए प्रभावकारी वातावरण यानी कि इफेक्टिव एनवायरनमेंट का निर्माण होना चाहिए। अब सेकंड है शिक्षार्थी से संबंधित अध्ययन, यानी जो शिक्षार्थी है जो सीख रहा है उससे संबंधित अध्ययन करना है। इसी प्रकार आगे किया जाएगा शिक्षक संबंधी अध्ययन और शिक्षण प्रक्रिया संबंधी अध्ययन, क्योंकि जॉन डीवी ने कहा है कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षक प्रक्रिया के बीच होता है। तो इसमें जैसे कि जो शिक्षार्थी है जो सीख रहा है उसको ये कारक प्रभावित करते हैं। तो उसमें है पहला वंशानुक्रम और वातावरण। तो जैसा कि वंशानुक्रम मीन्स पहले हम जान लेते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। वंशानुक्रम जैसे एक बालक जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटापा,
और उसकी आँखें, उसकी शरीर का बनावट, ये सब उसको अपने माता पिता के द्वारा मिलता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है, बट वंशानुक्रम में ये होता है कि जो गुण रहते हैं वो बच्चों में अपने माता पिता के समान गुणों का आ जाना होता है। तो मनोविज्ञान में वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है विद्यार्थी को सीखने के लिए। और सेकंड है वातावरण। जैसे कि बालक का जब जन्म हो जाता है, फिर वो प्रकृति के संपर्क में जब आता है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने ज्ञान का विस्तार करता है। तो ये वातावरण हो गया। तो बालक के सीखने पर वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का योगदान होता है। फिर सेकंड है बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्था यानी कि जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक तथा चारित्रिक विकास। तो शारीरिक विकास जैसे कि हो जाएगा कि बालक किस अवस्था में है, उसको किस तरह भोजन देना चाहिए ताकि उसका जो विकास हो रहा है एक सही डायरेक्शन में हो सके, उसकी लंबाई भी सही तरीके से ग्रोथ कर सके। और फिर सेकंड है मानसिक विकास, यानी जो बालक है जो वो सोच रहा है, सोचने विचारने का जो उसका तरीका है वो अच्छी तरीके से हो पाए, अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए, इसके लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। और फिर थर्ड है संवेगात्मक विकास। संवेग का मतलब होता है कि बालक के अंदर जो क्रोध है, मतलब क्रोध की भावना है या हंसने खेलने की भावना है, तो ये जो भावना है ये सही समय पर होनी चाहिए। जैसे कि अगर उसे कोई कांटा चुभ गया है तो उसे पीड़ा का अनुभव होना चाहिए, और जैसे कि वो अगर कोई मजाक कर रहा है तो उसे हंसी आना चाहिए, यानी सही परिस्थितियों पर सही अनुभव हो सके, ऐसे इस प्रकार का भी उसका विकास करवाना चाहिए। और फिर उसके बाद है सामाजिक तथा चारित्रिक विकास, यानी कि बच्चा जब दूसरों के संपर्क में आता है तो उनके साथ कैसे व्यवहार करता है, इन सब पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, क्योंकि सभी बालक जो होते हैं भिन्न होते हैं। सभी बालक अपनी गति, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सीखते हैं, तो हमें उनकी गति, योग्यता, क्षमता, रुचि को पहले जानना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनका विकास करना है। जैसे कि जो बालक धीमे सीखता है उसे धीरे धीरे शिक्षा देंगे, जो बालक तीव्र गति से सीखता है तो उन्हें तीव्र गति से शिक्षा देंगे, क्योंकि प्रत्येक बालक डिफरेंट होता है, प्रत्येक बालक यूनिक होता है। फिर उसके बाद है बालक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन इसके अंतर्गत है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले तथा उन्नत करने वाले कारकों का अध्ययन होता है। बालक के व्यवहार तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन तथा निर्देशन देने का कार्य किया जाता है। अब इसके बाद है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है व्यक्ति को सिखाना, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। इसमें फर्स्ट है सीखने की प्रकृति अथवा स्वरूप, यानी उसका नेचर क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग द्वारा पता लगाना सीखने की कौन सी विधि विशेष उपयोगी है, सीखने के सिद्धांत, नियम और विभिन्न विधियां, सीखने में पुरस्कार, दंड का क्या महत्व है, किस प्रकार का इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है आदि। फिर उसके बाद है सीखने में प्रेरणा का स्थान। फिर इसमें है जैसे कि बालक अगर बालक से पूछा जा रहा है, जैसे कि टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं तो बालक जो आंसर दे रहा है अगर वो सही है तो बालक को प्रेरणा देना चाहिए कि हाँ वेल डन, मतलब उद्दीपक शब्दों का प्रयोग करके, जैसे कि वेल डन, वेरी गुड, तो बालक के अंदर ये भावना आ जाती है कि अब अगली बार हम और अच्छे से सुनाएंगे। तो उनको प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेशन उनको देना चाहिए कि हमें और अच्छे तरीके से सीखना है। फिर उसके बाद है अधिगम का स्थानांतरण। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जो हम सीख रहे हैं उसका एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में किस प्रकार स्थानांतरण कर रहे हैं, ये इसका अर्थ जैसे कि अब है अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ, महत्व, किस प्रकार स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांत हैं, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन के अंतर्गत ये सारी टॉपिक थी। अब फिर इसके बाद है स्मृति तथा विस्मृति, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में इसका भी योगदान अहम है। स्मृति का अर्थ है अंग, विशेषताएं, प्रकार, नियम एवं विधियों पर विचार,
सीखने की क्रिया के लिए विस्मृति के स्वरूप कारण निवारण को जानना अति आवश्यक है। स्मृति जो चीज़ हमें सिखाने पर याद रहती है, विस्मृति जो सिखाने पर हमें भूल जाती है। यानी स्मृति और विस्मृति का हमारी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम पहले जो सीखे हैं तो उसका अगर हमें याद है तो उसके आगे हम सीख सकते हैं, बट अगर हम वो भूल गए हैं तो आगे वो सीखने में बाधा पहुंचा सकती है। फिर इसके बाद है सीखने के परिणाम का अध्ययन। सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। सीखना मानसिक क्रियाओं की सहायता से संपन्न होता है। सीखने के कारण व्यक्ति जो कुछ ग्रहण कर लेता है उसे शैक्षिक उपलब्धि, परिणाम या उत्पाद कहते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद है मापन और मूल्यांकन संबंधी अध्ययन। इसमें शैक्षिक उपलब्धि, विषय योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी माप के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकी कार्यों का प्रयोग किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को बालक की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इन सब की माप करना एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद है शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन संबंधी अध्ययन, यानी कि भविष्य में आगे चलकर क्या बनना है इसके लिए तैयार करना। जैसे कि बालक का मूल्यांकन जब हम लोग करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बालक किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। अगर नहीं अच्छा कर रहा है तो उसमें सुधार लाएंगे, और अगर अच्छा कर रहा है तो उसे सही डायरेक्शन देंगे ताकि वो अपने भविष्य का अच्छा बना सके। अब है शिक्षक संबंधी अध्ययन। शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य अंग है टीचर। सीखने की प्रक्रिया में सीखने की परिस्थिति का निर्माण करने, नियंत्रित एवं नियोजित करने में शिक्षक विशेष रूप से सहायक होता है। शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया होता है, इंटरेक्शंस होता है, जिसके कारण बालक या शिक्षार्थी जो सीखने वाला है सीखता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक के व्यक्तित्व, प्रशिक्षण, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर CL कुंडू के अकॉर्डिंग है 5 विषयों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र माना है। यानी इनके अनुसार है कि 5 विषय जो ये हैं ये अध्ययन के क्षेत्र हैं। पहला है मानव अभिवृद्धि एवं विकास, फिर उसके बाद है अधिगम, फिर थर्ड है व्यक्तित्व एंड समायोजन, फिर उसके बाद है मापन और मूल्यांकन, फिर इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान में तकनीकी एवं प्रविधियां। संक्षेप में जो कुछ शैक्षिक है या जो कुछ बालक को इसकी कक्षा में व्यवहार को छूता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। किसी के अकॉर्डिंग है कि जैसे कि जो हम विद्यालय में सीखते हैं, विद्यालय छूटने के बाद जो कुछ भी हमें याद रह जाता है वही शिक्षा है। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, एक स्किनर के अकॉर्डिंग है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को भली प्रकार से समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। एजुकेशन साइकोलॉजी टेक्स फॉर इट्स प्रोविंस ऑल इंफॉर्मेशन एंड टेक्निक्स pertinent to a better understanding and a more efficient direction of the learning process। तो गाइज आज हम आपको बताए हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र के बारे में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइज बस आप इतना करिए कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो, सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को यानी कि यूट्यूब चैनल BL कोर्स को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।